आइए साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब साथियों इसी तरह से अपने एनर्जी को बनाए रखें और तैयारी करते रहें। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक ही आ चुका है अब, इसलिए तैयारी के लिए भी आप लोगों को बिल्कुल कमर कस लेना है अपना, ताकि तैयारी अच्छी तरीके से आप कर सकें। चाहे सी टेट हो, चाहे BHU BA BEd LLB का एग्ज़ाम हो साथियों, तो जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC का एग्ज़ाम हो साथियों, है ना, PCS का एग्ज़ाम हो, है ना, RO ARO का एग्ज़ाम हो साथियों, या फिर BEO का एग्ज़ाम हो, आप सबके लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। तो आइए हम सब हिस्ट्री के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह हिस्ट्री का मॉक टेस्ट 12 है साथियों। हम सब देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है साथियों आप लोगों को, कि ब्रह्मवेद कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है साथियों आज की हिस्ट्री का, हिस्ट्री मॉक टेस्ट 12 का फर्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद किसे कहते हैं साथियों, ये आप आंसर को बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है? ए ऋग्वेद को, बी यजुर्वेद को, सी सामवेद को और डी अथर्ववेद को। साथियों ब्रह्मवेद किसे कहते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आप सब लोग। छोटा प्रश्न है, समय भी कम लगना चाहिए। छोटा प्रश्न है, कम समय लगना चाहिए। जल्दी से आंसर दें आप सब लोग, कमेंट करें फटाफट जल्दी से सारे लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद साथियों कहा जाता है अथर्ववेद को। किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद कहा जाता है साथियों। इस बात को याद रखेंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे वो नोट कर लेंगे साथियों। आइए हम सब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है साथियों? दूसरा प्रश्न कहता है कि शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है यह। शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ए नागार्जुन, बी रामानुज, सी निम्बार्क और डी वल्लभाचार्य। साथियों ये चार ऑप्शन है आपके सामने। शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ए नागार्जुन, बी रामानुज, सी निम्बार्क और डी वल्लभाचार्य। कमेंट करेंगे जल्दी से आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा इसका आंसर नागार्जुन। क्या हो जाएगा साथियों? नागार्जुन इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं साथियों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का? तो तीसरा प्रश्न कहता है साथियों कि अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अवतारवाद का जो उल्लेख है वह सर्वप्रथम कहाँ मिलता है साथियों? अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? यह क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष। ए कहता है क्वेश्चन साथियों रामायण में, बी कहता है मनुस्मृति में, सी कहता है भगवत गीता में और डी कहता है पुराण में अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। कमेंट करेंगे जल्दी से आंसर आप सब लोग। सब छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा है पर खोटा है साथियों। अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है साथियों रामायण में, मनुस्मृति में, भगवत गीता में और पुराण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा साथियों, भगवत गीता में। भगवत गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। समझ गए? किसका उल्लेख मिलता है? अवतारवाद का उल्लेख की बात की जाएगी यदि, तो आप तुरंत बताएंगे कि भगवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है साथियों। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है, चौथा प्रश्न हम लोगों का क्या है साथियों? चौथा प्रश्न कहता है हम लोगों के, देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न साथियों स्क्रीन पे है। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि बिंबिसार को जैन साहित्य में, बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा जाता है साथियों? बिंबिसार को जैन साहित्य में कहा गया है श्रोणिक कहा गया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बिंबिसार कहा गया है, सी ऑप्शन कुणिक कहा गया है, डी ऑप्शन क्षेत्रौजस कहा गया है। बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा गया है? श्रोणिक, बिंबिसार, कुणिक, क्षेत्रौजस। कमेंट करेंगे साथियों जल्दी से आंसर इसका कि बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा गया है? बिंबिसार को जैन साहित्य में कहा गया है साथियों, बिंबिसार को क्या कहा गया? श्रोणिक कहा गया है साथियों। क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है बिंबिसार को जैन साहित्य में, याद कर लेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए यह है पांचवा प्रश्न कहता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए कारशापण, कारशापण, बी आहत, सी न्यूमिस्मैटिक्स
डी इनमें से कोई, नन ऑफ दिस। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहा जाता है साथियों? कारशापण, आहत, न्यूमिस्मैटिक्स, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे जल्दी से आंसर इसका साथियों। इसका आंसर क्या होगा? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है साथियों न्यूमिस्मैटिक्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नोट कर लें आप सब लोग इस क्वेश्चन को, जिनको भी नहीं पता होगा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है साथियों। आइए हम सब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न कहता है साथियों कि भारत के प्राचीनतम सिक्के जो मुख्यतः चांदी के होते थे, भारत के प्राचीनतम सिक्के जो मुख्यतः चांदी के हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? यह लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जा रही। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के प्राचीनतम सिक्के जो मुख्यतः चांदी के होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? ए कारशापण कहते थे, बी रजत, सी दिनार, डी आहत। क्या कहते थे साथियों? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो मुख्यतः चांदी के होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या कहा जाता था? कारशापण, रजत, दिनार, आहत। कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग। बहुत सही, ऐसे ही कमेंट किया कीजिए। कुछ लोगों का आंसर सही है, बहुत लोगों का गलत है भैया। इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों आहत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आहत हो जाएगा। आहत कहा करते थे, आहत सिक्का कहा जाता था। समझ गए? क्या बोलते थे? आहत सिक्का कहा जाता था प्राचीनतम चांदी के सिक्कों को, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय की थी। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है साथियों कि मगध के उत्कर्ष के समय भारत के पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध एवं पुराना एवं बड़ा बंदरगाह कौन सा था? मगध के उत्कर्ष के समय भारत के पश्चिमी तट पे, वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे सबसे प्रसिद्ध, पुराना एवं बड़ा बंदरगाह कौन सा था? ए भड़ौच या भृगु कक्ष, बी लोथल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं साथियों। कौन सा था? जल्दी से कमेंट करेंगे। बंदरगाह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था पश्चिमी तट पे? मगध के उत्कर्ष के समय भारत के पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध, पुराना एवं बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे। आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा साथियों। 4 ऑप्शन है, भड़ौच या भृगु कक्ष, ए है, बी है लोथल, सी है ए और बी दोनों, और डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा साथियों भड़ौच या भृगु कक्ष। सबसे प्रसिद्ध, हाँ, मगध के उत्कर्ष के समय भारत के पश्चिमी तट पे सबसे प्रसिद्ध, पुराना एवं बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो भड़ौच या भृगु कक्ष था साथियों। कौन सा था? भड़ौच या भृगु कक्ष बंदरगाह था। याद रखेंगे आप सब लोग, नोट कर लेंगे जिनको नहीं पता होगा। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी साथियों? ऑप्शन ए कहता है राजगीर या गिरिव्रज, बी कहता है पाटलिपुत्र, सी कहता है विराटनगर, डी है राजपुर। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। छोटा प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है यह कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर या गिरिव्रज, बी पाटलिपुत्र, सी विराटनगर, डी राजपुर। आप जानते हैं कि पूरे 16 जनपदों में, जो खोड़स जनपदों में सबसे अधिक उत्कर्ष हुआ तो मगध का ही उत्कर्ष हुआ था। इसके कारण को हम थ्योरी सेशन में बताएंगे साथियों, क्योंकि यहाँ के राजा बहुत ही बलिष्ठ थे, क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, है ना, द्वाब क्षेत्र में थे ये क्षेत्र, और यहाँ के जो राजधानियाँ बनाई गईं वे अभेद्य दीवार बनाई गई उसकी, जिससे कोई जल्दी हमला नहीं कर सकता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत लोगों का कमेंट आ चुका है, मैं भी इसका आंसर को बता दूं। इसका आंसर होगा साथियों राजगीर या गिरिव्रज था प्रारंभिक राजधानी। प्रारंभिक राजधानी मगध की कहाँ पर थी? तो राजगीर या गिरिव्रज। लेकिन बाद में कहाँ हो गया? बाद में पाटलिपुत्र हो गया था साथियों। कहाँ पर हो गया था? पाटलिपुत्र हो गया था। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। अगर आधुनिक पटना की पूछेगा तो शेरशाह सूरी ने किया था साथियों। इससे भी याद करेंगे। अगला देखिए, नवा प्रश्न है आपके सामने। कुणिक किसे कहा जाता था? कुणिक, कुणिक किसे कहा जाता था साथियों? कुणिक किसे कहा जाता था? कुणिक, ए बिंबिसार को, बी अजातशत्रु को, सी उदयभद्र को,
और डी अशोक को कुणिक किसे कहा जाता था? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। कुणिक किसे कहते थे? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयभद्र को, अशोक को? इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साथियों। इसका आंसर अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता था। किसे कहते थे? अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता था साथियों, याद कर लीजिएगा आप सब लोग। और देखिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, यह है अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न है साथियों। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय में, बी महापद्मनंद के समय में, सी कालाशोक के समय में, और डी अशोक के समय में साथियों। कौन सा आंसर होगा? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय में, महापद्मनंद के समय में, कालाशोक के समय में, और डी अशोक के समय में साथियों। बहुत सही, कुछ लोगों का सही आंसर है। तो जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था साथियों, प्रथम बौद्ध संगति यदि पूछेगा तो अजातशत्रु के समय में ही हुआ था साथियों। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। समझ गए? आप लोग याद कर लेंगे, रावय पाक अक्का अक्का। क्या याद करेंगे? रावय पाक अक्का अक्का। तो प्रारंभ में स्थान है कि जहाँ पर हुए थे, है ना। रा वय पाक, रा से रा से राजगिरी, है ना, वय से वैशाली, और पा से पाटलिपुत्र, रा वय पा क से काश्मीर, कुंडलवन काश्मीर, और अक्का अक्का, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अक्का अक्का अशोक और कनिष्क। ये चार थे, चारों के समय में हुआ था शासनकाल में साथियों। तो आप याद कर लेंगे। तो यह सेशन साथियों आपको कैसा लगा? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहें, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ही समय है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम का बीएड का एग्ज़ाम भी आ चुका है, यूपी बीएड का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। आप सब लोग अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहे साथियों। तो आज के लिए ही नमस्कार, जय हिंद।